हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको लकार परिचय नामक पाठ पढ़ाया और व्याकरण में उपसर्ग के विषय में समझाया। और आज के वीडियो में मैं आपको विद्या के महत्व से संबंधित कुछ श्लोक पढ़ाऊंगी, बस समझाऊंगी, उसका भावार्थ बताऊंगी। बच्चों, इन श्लोकों को कंठस्थ करना और इसके भावार्थ को अच्छे से समझना, ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि विद्या का महत्व, विद्या हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है, विद्या का हमारे जीवन में कितना उच्च स्थान होता है, आइए जानते हैं। पहला श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति धनादि धर्मम ततः सुखम। क्या है इसका अर्थ? आइए इसका भावार्थ जानते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। विनयादि याति पात्रताम, और विनम्रता से योग्यता आती है, यानी पात्रता आती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, और योग्यता से, पात्रता से हमें धन प्राप्त होता है। धनादि धर्मम तथा सुखम, और उस धन से हम धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, इस श्लोक को अच्छे से याद करना, कंठस्थ करना और इसके भावार्थ को भी समझना। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या है? विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्यशय चाश्रेहा, धेनु काम दुधारतिश्च विरह नेत्रम तृतीयम चासा, सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विनाभूषणम, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अब देखिए, यहाँ पर विद्या को क्या बताया गया है, विद्या के महत्व को किस प्रकार यानी समझाया गया हमें। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्य चाश्रेहा, कि विद्या अनुपम कीर्ति है। नरस्य माने मनुष्यों की, कीर्ति है, नाश ना होने पर आश्रय। विद्या मनुष्यों की कीर्ति है, अनुपम है, और भाग्य का नाश हो जाने पर, भाग्यचय माने भाग्य का नाश होने पर, चाश्रय माने आश्रय देती है, आश्रय प्रदान करती है। धेनि काम दुधा रतिश्च विरह नेत्रम तृतीयम चासा, और इसका क्या है? ये कामधेनु, विद्या कैसी है? विद्या कामधेनु गाय के समान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। और विरह नेत्रम यानी विरह में रति के समान है, रति यानी प्रेम के समान है। तृतीयम नेत्रम तृतीयम चासा, और ये क्या है? तीसरा नेत्र है। विद्या क्या है? हमारा तीसरा नेत्र है। सत्कार आयतनम यानी सत्कार का, संस्कारों का मंदिर है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। और रत्नेर विना भूषणम, और बगैर रत्नों का आभूषण है। तस्माद अन्यमुपेक्ष सर्व विषयम, इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या पर, यानी विद्या का अधिकारी बन, विद्या पर अपना अधिकार प्राप्त करो, यानी हमें विद्या पर ही अधिकार प्राप्त करना चाहिए, अन्य विषयों से अपना मन हटा लेना चाहिए। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या है? विद्या नाम नरस्य रूपम दिकम प्रसन्न गुप्तम धनम। ये देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसका भावार्थ और ये श्लोक दोनों ही याद करना बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रसन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु
विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते नाही धनम विद्या विहीन पशु। अब देखिए इसका भावार्थ क्या है, आइए समझते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम, विद्या मनुष्य का विशिष्ट गुण अर्थात रूप है, यानी रूप से भी अधिक बड़ा रूप है। प्रसन्न गुप्तम धनम, यानी गुप्त धन है अर्थात छुपा हुआ खजाना है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या भोग देने वाली, यश देने वाली और सुख कारक है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या गुरु क्या है कि विद्या, जब विद्या बंधु जनो यानी विद्या क्या है, विद्या भोग देने वाली, विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या भोग देने वाली, यश देने वाली और सुख कारक है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या बंधु जने यानी जब विदेश जाते हैं, हम दूसरे देश को जाते हैं, विदेश में विद्या हमारे लिए बंधु के समान है, यानी हमारा बंधु बांधवों के समान हमारा ख्याल रखती है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजेषु पूजते नाही विद्या धनम, विद्या विहीन पशु क्या है कि इसलिए कहा गया है, विद्या राजाओं ने भी यानी राजा लोग भी विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। राजा किसकी पूजा करते हैं, विद्या की, धन की नहीं। इसलिए कहा गया है कि विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातो भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत्येव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। क्या है कि ये विद्या रूपी जो धन है आपके पास, ना तो इसको कोई चोर चुरा सकता, ना चौर्यहारम यानी विद्या रूपी धन को ना तो चोर चुरा सकता है और ना चा राजहारम, ना राजा ही आपसे छीन सकता है। ये आपका सबसे शक्तिशाली धन, छिपा हुआ धन है, ना तो इसको चोर चुरा सकता है और ना ही राजा इसको छीन सकता है। ना भ्रातृभाज्यम न चा भारिकारी, ना ये भाइयों में बांटा जा सकता है और ना ही इसका भार प्रतीत होता है, ये भारी नहीं लगता है यानी बोझ के समान प्रतीत नहीं होता है। विद्या व्यय कृते वर्धति एव नित्यम, और विद्या क्या है, विद्या को जितना खर्च करो उतनी ही बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो बच्चों ये तो था आज का पाठ, यानी विद्या के महत्व से संबंधित कुछ श्लोक जो मैंने आपको पढ़ाए व समझाए। इन श्लोकों को अच्छे से याद करना। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में क्या है। होमवर्क में बच्चों जो मैंने ये श्लोक पढ़ाए हैं आप इनका भावार्थ याद कीजिए और इन श्लोकों को कंठस्थ कीजिए। तो बच्चों ये तो श्लोक हो गए विद्या का के महत्व से संबंधित। अब आज व्याकरण में आपके लिए धातु के विषय में यानी धातु क्या है आइए आपको अच्छे से समझाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो बच्चों आज हम लोग व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, धातु रूप के विषय में जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं। बच्चों देखिए जिस तरह से इंग्लिश में वर्ब और फॉर्म का बहुत महत्व होता है, जैसे आपको फॉर्म में याद करनी पड़ती हैं वर्ब क्या है, ये एडवर्ब क्या है, ये सब उसी तरह से संस्कृत में धातु और विभक्ति यानी शब्द रूपों के विषय में जानना अति आवश्यक होता है। यदि आपने धातु और शब्द रूप और विभक्तियों के विषय में जान लिया बच्चों तो आपको संस्कृत बहुत आसानी से ही आ जाएगी। संस्कृत बहुत आसान भाषा है
लेकिन इसको बहुत ध्यान से और लगन से सीखना पड़ता है। तो आज व्याकरण में मैं आपको धातु रूप के विषय में समझाऊंगी कि धातु किसे कहते हैं। आइए जानते हैं बच्चों कि धातु क्या है। जिस काम को हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। जैसे क्रिया क्या क्या है? पढ़ना, लिखना, हंसना, खाना, खेलना, बोलना, दौड़ना आदि, ये सब क्या है? क्रिया है बच्चों। अब देखिए, इसी क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। इस क्रिया को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, और हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या होगा? पट धातु। लिखना, लिखने के लिए लिख धातु। हंसना क्रिया है, हंसने के लिए हंस धातु का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हिंदी की सारी क्रियाओं के लिए संस्कृत में धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों। लट लकार यानी वर्तमान काल, जो क्रिया यानी काम या समय हो रहा हो, यानी जिस काल में काम हो रहा है, यानी जो क्रिया या काम हो रहा है, इस समय को वर्तमान कहते हैं। यानी जो काम इस समय हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। अब देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं। उसी वर्तमान काल को बताने के लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ता है या पढ़ रहा है, खेलता है या खेल रहा है आदि का अनुवाद संस्कृत में पठति क्रीडति होता है। जैसे वह पढ़ता है, सा पठति। अब देखिए आगे इसको, लट लकार के तीनों पुरुष व तीनों वचनों में नीचे लिखे चिन्ह जोड़े जाते हैं। कौन कौन से चिन्ह? इन चिन्हों को बहुत ध्यान से बच्चों समझना, क्योंकि जितने भी रूप चलेंगे इन्हीं चिन्हों के पर आधारित चलेंगे। जैसे देखिए, लट लकार में जुड़ने वाले चिन्ह यानी प्रत्यय धातु रूप होती है। जैसे पट धातु है, उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, कौन से चिन्ह जोड़े जाते हैं जिनसे वह रूप बनते हैं, धातु रूप बनते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि पूरे धातु रूप इसी पर ज्यादातर आधारित होते हैं। अब देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक वचन में अति, द्विवचन अतः और बहुवचन अंति। मध्यम पुरुष असि, अथः, अथ। उत्तम पुरुष आमि, आवाह, आमः। अब देखिए, इसको धातु रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। अब हम इन चिन्हों को पट धातु में प्रयोग करके देखेंगे। कैसे पट धातु के रूप इन चिन्हों के द्वारा, यानी इन प्रत्ययों को जोड़कर हम पट धातु कैसे बनाएंगे, पट धातु के रूप। आइए देखते हैं। देखिए, पट धातु लट लकार है, यानी वर्तमान काल। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसको ध्यान से बच्चों समझना। अब प्रथम पुरुष है, अब पट धातु है। पट धातु में हम अति प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या रूप बनेगा? पठति। पट प्लस अति, अति हमने प्रत्यय जोड़ा, अभी हमने आपको बताया अति, अतः, अंति। अति, अतः, अंति। तो इसमें क्या हो गया? पट धातु है और हमने अति प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बना? एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा पठति। अब देखिए, पट धातु में अतः जोड़ दिया प्रत्यय, तो क्या बना? द्विवचन का रूप बन गया पठतः। अब पट प्लस अंति, पठन्ति। अब मध्यम पुरुष के रूप भी इसी तरह प्रत्यय जोड़ के बनेंगे। पट प्लस असि, पठसि। पट प्लस अथा, पठथः। और पट प्लस अथ, पठत। फिर उत्तम पुरुष के इसी तरह से रूप बनेंगे बच्चों। पट प्लस आमि, पठामि। पट प्लस आवाह, पठावह। पट प्लस आमः, पठामः। तो बच्चों, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ना और इसको बहुत अच्छे से समझना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, तो आपको धातु रूप बनाना। कैसी धातु रूपों में हम यानी कोई भी लकार हो,
लट लकार यानी कोई भी लिक धातु के हैं, पट धातु के, हंस धातु यानी किसी भी धातु में यही प्रत्यय जोड़कर हम अच्छे से धातु रूप बना सकते हैं। लट लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में पट धातु किस तरह बनता है। अब लट लकार में लिक धातु का पूरा रूप बनाते हैं। देखिए अब लिक धातु में इसका प्रयोग करते हैं इन प्रत्ययों का। तो लिक धातु है, जैसे लिख माने लिखना। लट लकार वर्तमान के रूप, देखिए इसमें लिखति, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, अति, अति प्रत्यय लगा, अति अतः अंति। तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति। अब मध्यम पुरुष लिखसि, लिखतः, लिखत। उत्तम पुरुष लिखामि, लिखावः, लिखामः। आपको इसी तरह से रूप बनाने हैं और इनको याद करना है, पढ़ना है, याद करना है। तो बच्चों मुझे पूरी आशा है कि आपको ये धातु रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा लाइव क्लास में। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और धातु रूप लिखने और याद करने भी आ जाएंगे। तो बच्चों ये तो धातु रूप यानी धातु रूप कैसे बनते हैं। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। होमवर्क में जो श्लोक मैंने आपको पढ़ाए हैं उनमें से कोई एक श्लोक कंठस्थ कीजिए और हंस धातु के रूप लिखिए।